उसका टर्मिनेशन नहीं हुआ, तो उसका टर्मिनेशन वो ऐसे ही इनएक्टिव। चलिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम लोग पढ़ रहे थे, पीजीआर। टोटल कितने पीजीआर हैं? 5। टोटल कितने पीजीआर हैं? 5। इनका आपने पढ़ा है, इनमें से 3 जो है वो प्रमोटर है, एक जो है वो इनहिबिटर है, और एक जो है वो दोनों ग्रुप में आता है लेकिन ज्यादातर काम करता है इनहिबिटर का। बात सही है? जिसमें से आपने पढ़ा है कि ऑक्सिन, ये जो पीजीआर है इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्रमोटर एंड इनहिबिटर ना। तो प्रमोटर में आता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। इनहिबिटर में आता है एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन, एक गैसियस पीजीआर है जो कि दोनों ग्रुप में फिट बैठता है, बट लार्जली एक्ट एज इनहिबिटर। ज्यादातर किसका काम करता है? इनहिबिटर का करता है। कोई डाउट? चलिए, उसके बाद हम लोग बात करें इसमें, तो फिर आपने पढ़ा है कि इनका केमिकल नेचर, जैसे आपने ऑक्सिन को पढ़ा है, कौन सा कंपाउंड? इंडोल कंपाउंड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड पढ़ा है। चलिए, उसके बाद फिर आपने पढ़ा है जिब्रेलिन, कैसा होता है? टर्पीन्स। कैसा होता है? टर्पीन्स। फिर अगर हम लोग बात करें साइटोकाइनिन का, साइटोकाइन का, ये जो आपने पढ़ा है साइटोकाइनिन, ये कैसा होता है? एडेनिन डेरिवेटिव, N6 फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, N6 फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, ये एक एडेनिन डेरिवेटिव है जो कि प्यूरिन है। बस सही है? फिर आपने पढ़ा था एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड्स होता है, एथाइलिन गैसियस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि कौन किस नेचर का है। उसके बाद फिर आपने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ द पीजीआर, जिसमें आपने पढ़ा है सर कि डिस्कवरी ऑफ द पीजीआर में, डिस्कवरी ऑफ ऑल द पीजीआर स्टार्ट्स विद द डिस्कवरी ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। इसको डार्विन एंड डार्विन भी बोल सकते हैं इन्हें। इन लोगों ने देखा कैनरी ग्रास में उसके कोलियोप्टाइल से कुछ सब्सटेंस निकल रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, जो कि रिस्पॉन्ड कर रहा है लाइट को, सनलाइट की तरफ उसके टिप की कोलियोप्टाइल की बेंडिंग हो जा रही है। बेंडिंग की प्रोसेस को फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्होंने कहा कुछ तो, अगर इसी को कवर कर दिया जाए, इन्होंने कवर कर दिया तो उसकी बेंडिंग नहीं हो रही थी। इसका मतलब कि जो सब्सटेंस का ट्रांसमिटेबल पार्ट है, जो ट्रांसमिट कर रहा है, वो कोलियोप्टाइल है। कोलियोप्टाइल का मतलब क्या होता है? टिप होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने पढ़ा था इन्होंने डिस्कवरी की थी ऑक्सीजन की, लेकिन आइसोलेट नहीं किया था, आइसोलेट किया था फ्लुएंट ने ओट सीडलिंग से। दूसरा आपने जिब्रेलिन की डिस्कवरी पढ़ी है, जिब्रेलिन ई कुरोसावा ने देखा था कि ओराइजा सटाइवा, मतलब राइस पर, चावल के ना, धान पर, उसमें डिजीज कॉज हो रहा है फूलिश सीडलिंग, या तो उसी को बोलते हैं बेकेट डिजीज ऑफ राइस। उसमें इंटरनोडल इलॉन्गेशन, उसका लेंथ बढ़ती चली जा रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। उन्होंने देखा तो वहां पर केमिकल मिला, नाम था जिब्रेलिन। तो कह फंजाई से निकाला, कहां से? फंगल इंफेक्शन की वजह से होता है, बोलो ठीक है ना। इसके बाद फिर आपने पढ़ा था साइटोकाइनिन, एफिस्कोक एंड हिचकॉक वर्कर्स, इन्होंने टोबैको में देखा कि फॉर्मेशन हो रहा है कैलस का। कैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, ऐसा सेल्स का ग्रुप जो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, मैच्योर नहीं हो रहा है, कोई स्ट्रक्चर, कोई पैटर्न फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो फिर इन्होंने उसके साथ मिलाया कोकोनट मिल्क या डीएनए या वेस्कुलर प्लांट का शेप या ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, और उसके साथ ऑक्सिन, तब इसका डिफरेंशिएशन शुरू हो गया। तो जो ऑक्सिन था उसने क्या कराया? रूटिंग कराया। क्या कराया? रूटिंग। आपने पढ़ा है ना, ऑक्सिन स्टेपटिंग रूटिंग कराता है, यहाँ पर भी कराया। तो इन्होंने कहा कि यार ये जो डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर लगातार सेल डिवीजन हो रहा था, और उस सेल डिवीजन कराने वाला केमिकल कौन है? साइटोकाइनिन, मिलर ने निकाला था। बोलो बात सही है ना? किस फॉर्म में? काइनेटिन के फॉर्म में, बट काइनेटिन डज नॉट नेचुरली अकर इन द प्लांट। काइनेटिन नेचुरली प्लांट में नहीं पाया जाता है। काइनेटिन के जैसा काम करने वाला साइटोकाइनिन प्लांट में जिएटिन होता है, आज पढ़ेंगे, जो कि कोकोनट मिल्क और कॉर्न कर्नल से निकाला जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। ये किसका हो गया? साइटोकाइनिन का। उसके बाद फिर आपने पता एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेज, 3 अलग अलग रिसर्च से बनाई गई है। बनाई गई का मतलब आइसोलेट किया गया अलग अलग प्लांट से। 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे, इनका कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन एक ने इनहिबिटर भी खोजा, एक ने डॉर्मिन खोजा, एक ने एप्सिसन सेकंड खोजा। इनहिबिटर भी नाम दिया क्योंकि ये इनहिबिट कर रहा था ग्रोथ को, एप्सिसन नाम दिया क्योंकि उन्होंने एप्सिसन देखा कि पत्तियों को, फलों को गिराने का काम कर रहा है, और फिर डॉर्मिन मतलब डॉर्मेंसी कॉज करता है। तो नाम जब बाद में देखा गया, तीनों केमिकली सिमिलर थे, नाम दिया एब्सिसिक एसिड। क्या नाम दिया? सर तो चले गए, तुम लोग कहां तक चली गई थी? ढूंढने घर तक? अच्छा, तो ठीक है, तो ये एब्सिसिक एसिड। उसके बाद फिर आपने पढ़ा एच कजिन्स ने डिस्कवरी की किसका? एथाइलिन का। उन्होंने देखा कि ऑरेंज, पका हुआ ऑरेंज, राइपेंड ऑरेंज रखा है, उसके बगल अनराइपेंड बनाना है, उस राइपेंड ऑरेंज से कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस निकल रहा है, और वो वोलेटाइल सब्सटेंस कौन था? गैसियस पीजीआर था, एथाइलिन, जो कि उस अनराइपेंड बनाना को पका दे रहा था। फिर उन्होंने कहा जो वोलेटाइल सब्सटेंस एक तरह का पीजीआर है। बात समझ गए? ये फ्रूट राइपनिंग के दौरान रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। एथाइलिन पढ़ के बताया, कुछ रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतनी बातें आपने डिस्कवरी में पढ़ा था। जो प्रमोटर वाले होते हैं, ग्रुप को सेल डिवीजन कराते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन कराते हैं। पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब क्या? स्ट्रक्चर बनाना, कोई पार्ट बनाना। बात सही है? जो इनहिबिटर वाले होते हैं वो सेल डिवीजन को रोकते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं, डोर्मेंसी कराते हैं, एब्सिसन कराते हैं। बात सही? आपसे ऐसे पूछ लेगा कि एक हार्मोन है जो एब्सिसन करा रहा है, बताओ कौन से ग्रुप का हार्मोन होगा? प्रमोटरी की इनहिबिटरी? इनहिबिटरी का होगा। कोई सेल डिवीजन करा रहा है, पैटर्न फॉर्मेशन करा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन अच्छा इस ग्रुप में कौन, इस ग्रुप में कौन, ऐसे पूछ लेगा, कुछ तो घुमाएगा ना। बात समझ गए? ये सारी बातें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। अब इनमें से आपने फंक्शन पढ़ा था, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द पीजीआर पढ़ा था, जिसमें आपने ऑक्सीजन और जिब्रेलिन पढ़ लिया था। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो आपने ऑक्सीजन में पढ़ा कि सबसे पहले ऑक्सीजन को ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया जाता है, ह्यूमन के अंदर ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। आपने पढ़ा ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन प्रमोटर हार्मोन है, 2 टाइप का है, एक तो नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल हार्मोन जो है उसमें IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड है। बात समझ गए ना? ये कौन सा है?
अब उसी के बाद आपने सिंथेटिक पढ़ा था, सिंथेटिक में आपने पढ़ा 2,4-D और NaA पूरा नाम, और IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड है, बस समझ गया ना, ये कौन सा है। अब उसी के बाद आपने सिंथेटिक पढ़ा था, सिंथेटिक में आपने पढ़ा 2,4-D और NaA पूरा नाम याद होना चाहिए, NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, बस सही है, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। चाहे और भी होते हैं सिंथेटिक में, आपको 2 याद रखना है, ठीक है ना। तो कह रहे कि चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, ऑक्सीजन का काम प्रमोटर का होता है। ये ऑक्सीजन जो है पाइनएप्पल में फ्लोरिंग कराता है, क्या कराता है, ये सारी लाइन आपने पढ़ा है, पाइनएप्पल में फ्लोरिंग कराता है, और उसके साथ साथ ये जो है स्टेम कटिंग में रूटिंग कराता है। स्टेम कटिंग वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला अगर कोई मेथड है तो वो कौन सा है, ये यही है, स्टेम कटिंग, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि अर्लियर स्टेज में फ्रूट्स फ्लावर्स और लीव्स के एक्सेशन को प्रिवेंट करेगा, और जब पक जाएंगे ये तो गिरा देगा, मतलब यंग स्टेज में रोक के रख रहा है, ओल्ड स्टेज में गिरा दे रहा है, मतलब ये दोनों अच्छा काम कर रहा है। अरे ये जो है ना ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन है ये एपाइसिस पर बनता है, एपिकल पार्ट पर बनता है, और फिर वहां से माइग्रेट कर जाता है जहां काम करना होता है। कह रहे हैं कि ये ज्यादातर एपिकल पार्ट पर होने की वजह से कभी कभी इसकी वजह से एपिकल ग्रोथ ज्यादा होने लगता है, लेटरल ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है। इस प्रोसेस को एपिकल डोमिनेंसी बोलते हैं। एपिकल डोमिनेंसी को रिमूव कर सकते हैं, इससे ओवरकम हो सकते हैं, इससे बच सकते हैं। शूट टिप को कट करके रिमूव कर देते हैं, शूट टिप को कट करके रिमूव करना डीकैपिटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डीकैपिटेशन कहलाता है। ये करते हैं टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में, पढ़ा है आपने। और साइटोकाइनिन को नेचुरली ओवरकम, सॉरी, इसको एपिकल डोमिनेंसी को नेचुरली ओवरकम कराता है साइटोकाइनिन। कौन कराता है, साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन जो एपिकल ग्रोथ ज्यादा कराता है, साइटोकाइनिन लेटरल ग्रोथ कराता है, बस समझ गया ना। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है, जैसे सिंथेटिक ऑक्सीजन, ट्यूब ऑक्सीजन जो है पार्थिनोकार्पी कराता है टोमेटो में, पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स आपने पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो हम लोग पीजीआर देके करा सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे कि सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D वीडिसाइड हर्बिसाइड का काम करता है, गार्डनर जिसका यूज करते हैं वीट फ्री लॉन्स बनाने के लिए। ये डाइकोटिलेडनस वीड को तो खत्म करता है, लेकिन मोनोकॉट प्लांट को कोई नुकसान नहीं करता है, बात सही है ना। और फिर सर आपने इसी में पढ़ा कि जाइलम डिफरेंशिएशन को रोकता है, डिफरेंशिएशन का मतलब मैचुरेशन है, जब मैचुरेशन नहीं होगा इसका मतलब ग्रोथ लगातार होता रहेगा, तो हाँ ये ग्रोथ ही तो कराता है। एक लाइन आपकी ऑक्सीजन हमने बोल दिया जो एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है ना, पर वही उतना आपको पढ़ना है। दूसरा है जिब्रेलिन, कहते हैं देयर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन आइसोलेटेड फ्रॉम फंजाई एंड हायर प्लांट्स। तो सबसे ज्यादा टाइप के जिब्रेलिन हैं जो कि फंजाई या हायर प्लांट से निकाले जाते हैं, और इनकी नेमिंग करते हैं GA1 GA2 GA3। कह रहे कि सारे जिब्रेलिक एसिड जो है वो एसिडिक होते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिन जो है वो GA3 है, एंड एक्सटेंसिवली कह रहा मोस्ट स्टडीड फॉर्म भी है, सबसे ज्यादा यही पढ़ा भी जाता है, ठीक है ना। चलिए अगर जिब्रेलिन की बात करें तो कह रहे जिब्रेलिन जो है इंटरनोड का इलोंगेशन कराता है, जैसे ग्रेप वाइन्स में, ग्रेप्स में। कह रहे कि फ्रूट का इलोंगेशन कराता है, शेप को मेंटेन रखता है, जैसे सॉरी एप्पल में, जैसे कि एप्पल में। कह रहे कि ये जो है ना, ये शुगर केन में स्टॉक लेंथ को, स्टेम की लेंथ को इलोंगेट कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है वो स्टेम में ही स्टोर होता है। अगर इसकी स्प्रेइंग कर दिया जाए तो जो शुगर केन की स्टेम की हाइट है वो बढ़ जाएगी, जिससे शुगर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा 20 टन पर एकड़, ठीक है ना। आपने पढ़ा है ये जो है बोल्टिंग कराता है। बोल्टिंग का मतलब जैसे कैबिज वगैरह में रोजेट हैबिट के जो प्लांट इंटरनोडल इलोंगेशन, दो नोड के बीच लेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा, इंटरनोडल इलोंगेशन कराता है। ये कोनिफर्स में अगर इसकी स्प्रेइंग कर दी जाए तो सीड जल्दी लग जाता है, सीड प्रोडक्शन जल्दी होने लग जाता है। आपने पढ़ा है कि माल्टिंग प्रोसेस, बेवरेजेस बनाने में, ब्रेवर्स इंडस्ट्री में ये माल्टिंग कराता है। बोलो बात सही है, माल्टिंग का मतलब माल्ट का ब्रेकडाउन कराएगा, ठीक है ना, तो माल्टिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकता है, याद रहेगा। फिर आपने पढ़ा था रोजेट हैबिट के प्लांट, जहां पर एक ही जगह से रूट भी निकलता है और ऊपर लीफ भी निकलते हैं, कैबेज वगैरह आपने पढ़ा है, बात ठीक है। इतनी बातें किसके बारे में पढ़ा था, जिब्रेलिन के बारे में। जिब्रेलिन का एक काम और, ये सेनेसेंस को डिले कराता है, सेनेसेंस को ओल्ड एज को लेट कराता है, जिससे फ्रूट्स लॉन्गर पीरियड तक प्लांट में लगे रहते हैं, जिससे मार्केट में लंबे समय तक अवेलेबल होते हैं, मार्केट पीरियड को बढ़ा देता है, बस सही है। इतनी कहानी आपने पढ़ लिया था, बोलो कोई डाउट। जो लास्ट टाइम आपने बोला था, अगर थोड़ा भी कंसंट्रेट होकर सुने होगे तभी याद हो गया होगा, ठीक है ना। कुछ पहले याद हुआ होगा अगर पढ़े होंगे आप गलती से भी, और कुछ आज याद हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए गलती से ही पढ़ लेते हो, मन कहाँ करता है, सही है ना। चलिए साइटोकाइनिन, आइए जरा देखते हैं साइटोकाइनिन क्या होता है। कह रहे कि साइटोकाइनिन जो है कहां से डिस्कवर हुआ है सबसे पहले, बोलो ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश के स्पर्म डीएनए से, और वो काइनेटिन के फॉर्म में डिस्कवर हुआ था। काइनेटिन नेचुरली प्लांट में नहीं पाया जाता है, प्लांट में नेचुरली काइनेटिन के जैसा, साइटोकाइनिन के जैसा या काइनेटिन के जैसा जिएटिन है, जो कि कोकोनट मिल्क एंड कॉर्न कर्नल से निकाला गया। बोलो बात सही है। अब ये देख लो इसको, इतनी बात तो पहले ही बताया। साइटोकाइनिन कह रहा है ये साइटोकाइनेसिस कराता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब आपको पता है कि वो सेल डिवीजन कराता है। अरे इसका डिस्कवरी ही कैलस से हुई है, जहां पर सेल डिवीजन लगातार हो रहा था। बोलो बात सही है क्या। एंड डिस्कवर्ड एज काइनेटिन एक मॉडिफाइड एडेनिन है, पढ़ा है N6 परफ्यूरिक एमिनोप्यूरिन, पढ़ा है ना। और एक तरह का ये मॉडिफाइड क्या है, एडेनिन का मॉडिफिकेशन है। एडेनिन जो कि एक प्यूरिन है, क्या है बोलो, कह रहा है फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग, आगे लिख दो फिश, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश के स्पर्म डीएनए से, मतलब कि ये एनिमल से, फिश लिख दिया तो एनिमल से याद आई है ना, बस समझ गए। तो खाली रट्टा नहीं माना, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग क्या है पता नहीं। ऑटोक्लेव्ड हेरिंग क्या है, फिश है, इसके स्पर्म को निकाला, स्पर्म से डीएनए को निकाला, वहां पर पाया गया था, ये बोलो याद रहेगा। काइनेटिन आगे लिखा है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आता है ध्यान से सुन लो। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, बोलो बात सही है। कह रहे कि सर्च जारी हुई कि काइनेटिन के जैसा प्लांट में कौन होता है, तो कह रहे प्लांट में जो है साइटोकाइनिन के जैसा काम करने वाला मिला जिएटिन फ्रॉम द कॉर्न कर्नल, भुट्टे से ना, और कोकोनट मिल्क से निकाला गया, याद रहेगा। बोलो
कोकोनट मिल्क से निकाला गया। कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ G18 के बाद और बहुत सारे साइटोकाइनिन जैसे नेचुरली हार्मोन निकाले गए। कह रहा है कि सिंथेटिक कंपाउंड विद द सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। इसके बाद बहुत सारे और निकाले गए। तो आपको दोनों याद रखना है, साइटोकाइनिन में G18 और काइनेटिन, ठीक है ना। कह रहा है नेचुरल साइटोकाइनिन आर, जो नेचुरल साइटोकाइनिन है वो प्लांट में पाए जाएंगे। बोलो वहां पर होंगे जहां पर सेल डिवीजन होगा। अरे सेल डिवीजन कराता ही है, बोलो बात सही, इसी की वजह से सेल डिवीजन हो रहा है, तो जहां पर पाया जाएगा वहां पर सेल डिवीजन कराएगा, कोई डाउट। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि रूट एपाइसेस, हाँ भैया एपिकल पार्ट पर मेरिस्टेम पाए जाते हैं, तो कह रहा है वहां पर पाया जाएगा एपिकल पार्ट पर, चाहे वो रूट एपिकल हो चाहे वो शूट एपिकल हो, मतलब कि जो यंग पार्ट होंगे, यंग पार्ट में तो डिवीजन ज्यादा होता है, ओल्ड पार्ट में तो फिर तो मैच्योरेशन होने लगता है, तो डिवीजन कम होने लग जाता है। बोलो बात सही है, ये कोई रट्टा नहीं मारना, ये जितनी बातें लिखेंगे यंग पार्ट याद करोगे तो अपने आप ये सारी चीजें याद आ जाएंगी। बात समझ गए। चलो, तो ये कह रहे हैं शूट बड में पाई जाएंगी, यंग फ्रूट्स में पाई जाएंगी, ठीक है, पाई जाएगा, ठीक है। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, हाँ तो नई नई पत्तियां नए पार्ट में पाई जाएगा। क्लोरोप्लास्ट इन द लीव, लेटरल शूट ग्रोथ याद करो, अभी अभी बताया था हमने। एपिकल ग्रोथ कौन कराता है? ऑक्सिन। एपिकल ग्रोथ कौन कराता है? ऑक्सिन। तो उसी की वजह से एपिकल डोमिनेंसी हो जाती है। एपिकल डोमिनेंसी से बचाता कौन है? साइटोकाइनिन, मतलब ये लेटरल ग्रोथ कराएगा। कैसा ग्रोथ? लेटरल ग्रोथ कराएगा। एडवेंटिशियस शूट का फॉर्मेशन कराएगा। साइटोकाइनिन हेल्प टू ओवरकम द एपिकल डोमिनेंसी। अब जब ये लेटरल ग्रोथ कराएगा तो एपिकल तो रुक ही जाएगा ना, बोलो बात सही है। तो इसके बारे में आप देखो आगे, कहते प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प इन द डिले ऑफ सेनेसेंस। हम लोग पढ़ते थे मिनरल न्यूट्रिशन मोबाइल एंड इमोबाइल एलिमेंट, पहले आपने कभी शायद आपने 11th में कोई पढ़ा हो, वैसे कई साल से कटा हुआ है, कोई होगा जो पढ़ा होगा 11th में मिनरल न्यूट्रिशन। वहां पर हम मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ा करते थे, मोबाइल और इमोबाइल, वो पार्ट जो ओल्ड हो जाते हैं, सेनेसेंट एज में चले जाते हैं, अब उनको मोबाइल उनको इनकी जरूरत है नहीं बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की, तो कुछ एलिमेंट जो हैं वो इनसे मूव कर जाते हैं। कहां पर? यंगर पार्ट को। कहां पर चले जाते हैं? तो वहां पर ये पढ़ते थे कि मोबाइल एलिमेंट की वजह से ओल्डर पार्ट में डिजीज होता है और इमोबाइल की वजह से यंगर पार्ट में डिजीज होता था, ठीक है ना। फिलहाल वो आपको पढ़ना नहीं, तो याद रखेंगे जो पार्ट ओल्ड एज में चले जाते हैं, सेनेसेंट एज में चले जाते हैं, वहां से एलिमेंट्स मूव करके यंगर पार्ट को चले जाते हैं। ऐसे एलिमेंट को मोबाइल एलिमेंट बोलते हैं और इसमें हार्मोन काम कर रहा है, साइटोकाइनिन, याद रहेगा। साइटोकाइनिन, इतनी सी बात है, फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनो ध्यान से। साइटोकाइनिन एक तरह का प्रमोटर हार्मोन है। कैसा है? ये सेल डिवीजन कराता है। सबसे पहले एफिस्कूप एंड इनके कोवर्कर्स ने टोबैको प्लांट में कैलस में देखा था, लेकिन आइसोलेट किया था मिलर ने काइनेटिन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? जैसे ऑक्सीजन को डिस्कवर किसी और ने किया, आइसोलेट किसी और ने किया, वैसे ही साइटोकाइनिन को, ठीक है ना। और सबसे पहले तो काइनेटिन ह्यूमन के स्पर्म से निकाला, वहां सॉरी ऑक्सीजन, माफ कर दो, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले साइटोकाइनिन की बात कर रहे हैं, तो ये ऑटोक्लेव हेरिंग इसके फिश के स्पर्म डीएनए से निकाला गया है, ठीक है ना। लेकिन ये नेचुरली प्लांट में नहीं पाया जाता। इसके जैसा काम करने वाला G18 पाया जाता है प्लांट में नेचुरली, जो कि निकाला गया है, पाया गया कोकोनट मिल्क एंड कॉर्न कर्नल्स। यार ये ज्यादा तक वही होगा जहां पर सेल डिवीजन होगा, जैसे एपाइसेस पर, एपिकल पार्ट पर। बात सही है। ये यंग लीफ, ये लीफ का फॉर्मेशन कराएगा, लीफ में क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन कराएगा, एडवेंटिशियस बड का फॉर्मेशन कराएगा, ये लेटरल ग्रोथ कराएगा, एपिकल डोमिनेंसी से बचाएगा और न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन कराएगा फ्रॉम ओल्डर पार्ट टू यंगर पार्ट। बस समझ गए। इतनी सी कहानी किसकी? साइटोकाइनिन। कई बार पढ़ोगे तो ऐसे तुमको भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है कौन सा? एथाइलिन। भैया सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होने वाला एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में हार्मोन है तो वो है एथाइलिन। कौन है? एथाइलिन। सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होता है एथाइलिन। एथाइलिन का एक फॉर्म है, नीचे मिलेगा एथिफोन। इस पर क्वेश्चन आता है, कौन सा? एथिफोन। इस फॉर्म में यूज किया जाता है, एथिफोन के फॉर्म में, ठीक है ना। आगे देखो जरा, कह रहे कि एथाइलिन एक गैसियस टीजीआर है। कह रहे कि ये अच्छा ये फ्रूट राइपनिंग कराता है, वहीं पे डिस्कवरी हुआ था। तो राइपेंड फ्रूट कैसे, ओल्ड है कि यंग है? ओल्ड है। तो कह रहे ज्यादातर ये ओल्डर पार्ट में पाया जाता है। इसका मतलब सेनेसेंस कराएगा कि रोकेगा? कराएगा। पकाने का काम ओल्ड एज में ले जा रहा है, तो सेनेसेंस कराएगा। तो सेनेसेंस कराएगा तो बोलो किसके जैसा काम किया ये? जिब्रेलिन के साथ साथ काम किया कि अपोजिट काम किया? अपोजिट, उसके एंटागोनिस्टिक हम बोल सकते हैं। चलो आगे देखो भैया, ये कह रहा है कि ज्यादातर सिंथेसाइज होता है लार्ज अमाउंट इन अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। सेनेसेंस मतलब जो ओल्ड पार्ट, उसमें पाया जाएगा या तो पके हुए फलों में पाया जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ एथाइलिन प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग। सीडलिंग का ग्रोथ कराता है, जर्मिनेशन कराएगा ये। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन। एपिकल का मतलब ऐसे ग्रोथ होता है तो ऐसे ये मुड़ जाते हैं। एपिकल हुक फॉर्मेशन कराएगा डाइकॉट सीडलिंग में। एथाइलिन प्रमोट्स सेनेसेंस। अभी हमने पढ़ा था कि जिब्रेलिन जो है वो डिले कराता है सेनेसेंस को। कह रहा है ये प्रमोट कर रहा है किसको? सेनेसेंस को। मतलब उसका एंटागोनिस्टिक काम करेगा, उसके अपोजिट काम करेगा। एक्सिसन कराएगा। एक्सिसन का मतलब क्या है? गिराएगा, समझ गया ना। कह रहे प्लांट पार्ट स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स, इनको गिराने का काम करेगा। कह रहे एथाइलिन जो है इफेक्टिव है फ्रूट राइपनिंग में, पकाने में काम करता है। कह रहे कि राइपनिंग के समय इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। अभी बताया था रेट ऑफ रेस्पिरेशन को ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट जिसे रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। देखो आगे कह रहे हैं कि एथाइलिन सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। डॉर्मेंसी का मतलब क्या है? बोलो इनएक्टिव पीरियड, जिस समय वो जर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन ये उसको ब्रेक कराएगा, इसका मतलब जर्मिनेशन कराएगा। तो पढ़ा तो है कि प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों का काम करता है, ठीक है ना। तो क्या करेगा ये? बोलो सीड और बड। डॉर्मेंसी का मतलब इनएक्टिव पीरियड ऑफ द सीड या बड, जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन उसको ब्रेक करेगा, मतलब जर्मिनेशन कराएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो, जो आलू में आंखें निकल आती हैं पोटैटो ट्यूबर्स में, ठीक है ना, वो स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। आंख मतलब तुम्हारे जैसे आंख नहीं, समझ गया ना। उसको बोलते हैं हाँ, बोले ये आलू है तो ऐसे देखा है, ऐसे इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से आईज बोलते हैं, ठीक है।
एथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड एंड पीरियोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, जो पानी में प्लांट है राइस का प्लांट इंटरनोड का इलोंगेशन कराएगा, जिससे उसके लिए कहां जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। कहां पर, सरफेस पर आ जाएंगे। कह रहा है कि ये help leaves upper part of the shoot to remain above the water, ताकि तो पानी के ऊपर बना रहे। Ethylene also promote root growth, root hair formation, thus help in the plant to increase the absorption surface area। root hair ही तो क्या होती है बोलो, surface area को बढ़ाती है, किसके लिए, water absorption के लिए। तो बताओ दीदी तुम ही, हाँ, root hair और trichomes में क्या अंतर है? root hair water को absorb करता है और बताओ, बस हो गया। रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करता है और कुछ करेगा, तो करता होगा, हमसे क्या लेना देना है सर, ऐसा तो नहीं सोचा ही हो, हाँ बताओ फिर, बोलो भाई, एक क्वेश्चन पूछते तुम लोग चुप हो जाते हो यार। तो याद नहीं रहता क्या बोलो, बोलो भाई, अब तक तुम देख चुकी होती, हाँ हाँ, और बताओ, और अरे पढ़ी हो कि जो वो रूट हेयर जो है वो यूनिसेलुलर है, वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कराते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ट्राइकोम जो है मल्टी सेलुलर है, सॉफ्ट हो सकता है, स्टिफ हो सकता है, सेक्रेटरी फंक्शन होता है, ट्रांसपिरेशन को रोकने का काम करता है। यही तो पढ़ा है, इतनी बात याद नहीं है? याद है? और जिससे पूछे मुझको याद होगा। चलो तो आगे देखो, कैरेथाइलिन जो है वो फ्लावरिंग कराएगा फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। इसका मतलब पता है क्या होता है कि फल फ्रूट फ्लावर तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ साथ फल भी बना देगा, ठीक है ना। सिंक्रोनाइजिंग द फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, जैसे तुम कोई काम कर रहे हो, मम्मी ने कोई काम कहा, पापा ने कोई काम कहा, तुम वो काम कंप्लीट करने वाले हो तो काम और कह देते लगे हाथ ये भी कर देना, ऐसा कहते हैं ना, लगे हाथ ये भी कर देना इसी के साथ साथ। तो ये फ्लावर बना के छोड़ेगा नहीं, जब फ्लावर बन गया तो चलो साथ साथ फ्रूट का फॉर्मेशन भी करा देगा। बात समझ गए ना। ऑल्सो इन फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो भी फ्लावरिंग कराएगा। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग पढ़ा तो ऑर्चिन भी कराता है। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सिंक्रोनाइजिंग साथ साथ कौन करा देगा, एथाइलिन। सिंस एथाइलिन रेगुलेट्स सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन द एग्रीकल्चर, बताया था बहुत सारे काम करता है। तो कह रहा बहुत सारे काम करता है, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है पीजीआर। एथाइलिन का एक फॉर्म है एथिफोन। एथिफोन, एथिफोन इज एन एक्वस सॉल्यूशन, इज रीडली अब्सॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट। रीडली मतलब आसानी से, कह रहा है कि ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में और धीरे धीरे स्लोली रिलीज होता है। स्लोली रिलीज होगा तो धीरे धीरे काम करता रहेगा, लंबे समय तक काम करेगा। एथिफोन हैस्टेंस फ्रूट राइपनिंग, भैया एथाइलिन का ही एक फॉर्म है, तो फ्रूट तो राइपनिंग कराएगा ही ना। हैस्टेंस का मतलब बढ़ाना, फ्रूट राइपनिंग को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जैसे कि टोमेटो में, एप्पल में। एंड एक्सीलरेट एब्सिशन, और फिर गिराएगा भी इन फ्लावर्स एंड फ्रूट, जैसे कि कह रहा थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट। इट प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग, कह रहा फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर, ठीक है ना, जिससे कि फ्रूट का फॉर्मेशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तीसरी कहानी किसकी है बोलो, एथाइलिन की। दूसरा एब्सिसिक एसिड, नामी एब्सिसिक एसिड है जो कि एब्सिशन का काम कराएगा, ग्रोथ को इनहिबिट कराएगा। जिब्रेलिन जो है वो जर्मिनेशन कराता है, ये जर्मिनेशन को रोकेगा। तो कह रहे हैं ये जिब्रेलिन का एंटागोनिस्टिक होता है। क्या होता है, लेकिन ये प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन पे मेंटेन भी रखता है। क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन मेंटेन रखता है। जैसे कोई तुम्हारा दोस्त हो ना, ये बिल्कुल वैसा ही है कौन, एब्सिसिक एसिड। जैसे अगर तुम किसी के दोस्त हो, कोई तुम्हारा दोस्त है, तो क्या तुम ये चाहते हो कि वो अच्छा ना करे, तुम्हारा दोस्त तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, ऐसा तो नहीं चाहते हो। लेकिन तुम ये भी नहीं चाहते हो बहुत ज्यादा तुमसे खुश रहे, कि तुम उदास रहो और वो बहुत खुश रहे। तो चाहते हो हमारी जैसा रहे, मतलब तकलीफ में भी ना हो, खराब भी ना हो, और हमसे बहुत अच्छा भी ना हो, ये तो बर्दाश्त होगा नहीं। बोलो बात सही है, वही काम किसका है बोलो, एब्सिसिक एसिड। हाँ सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है कहीं तकलीफ है तो उसकी मदद करोगे, और लेकिन हद से ज्यादा पढ़ने लग गया तुमसे, हाँ तो आगे तुम्हें पढ़ाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पर पढ़ाएंगे कि नक्शा कैसे लगता है। तो वहां पर ये भी, अब बातें तो सुनो, तो वहां पर ये भी बताएंगे कि उससे कैसे बचा जा सकता है। तो वहां पर ये हेडिंग आएगी कि हेल्प फ्रॉम पीयर्स एंड पेरेंट्स। पीयर्स का मतलब वहां पर पीयर्स दो जगह यूज करता है, तो फ्रेंड के लिए और एक पेरेंट्स के लिए, गार्जियन के लिए। तो वहां पर पीयर्स में लिखेगा ट्रस्टेड फ्रेंड। क्या लिखेगा, ट्रस्टेड फ्रेंड। तो ये ट्रस्टेड नहीं, इसलिए कह रहा है नहीं करेंगे। बात समझ गए, चलो आगे। अब ये सब जैसे हमको अगर वो याद आ गया, तो अगर तुम पढ़े रहोगे चीजें तो कहीं कोई उससे रिलेटेड वर्ड आएगा, तुम्हें याद आ जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब की तैयारी है। चलो सुनो, एब्सिसिक एसिड
इसलिए इसको ना, अच्छा तुम्हारा दोस्त ने क्या बोला कि तकलीफ में तो उसको बचाओगे भी ना, वो अलग बात है बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दोगे ना, लेकिन तकलीफ में तो बचाओगे तुम, उसके लिए स्ट्रेस में क्या काम कर रहे हो, बचाने का काम कर रहे हो, वही तो ये काम करता है अनफेवरेबल कंडीशन बचा के रखते हैं, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। आइए जरा देखते हैं सर, कह रहा है मेंशन एरिया एसिटिक एसिड व्हाट इज कॉल्ड रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी, तो क्या काम करेगा ये, एब्सिशन और डोरमेंसी कराएगा, बट लाइक अदर पीजीआर इट आल्सो हैज अदर वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके और दूसरे भी काम है, क्योंकि कोई भी पीजीआर खाली एक ही काम नहीं कर रहा है, और भी काम करता है ना, जरा और सबके जैसे इसका भी और काम है। इट अटैक्स ए जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, वैसे तो इनहिबिटर का ही काम करेगा, इनहिबिट द प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट के मेटाबॉलिज्म का इनहिबिटर है। एब्सिसिक एसिड रोकेगा सीड जर्मिनेशन को, इनहिबिटर है ये, तो रोकने का काम तो करेगा ही। एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, भैया स्टोमेटा क्लोज होंगे कैसे एक्सचेंज नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, एंड इंक्रीज द टॉलरेंस। अब आगे देखो इंक्रीज, अच्छा यहां पर एक और ये काम कर रहा है, ये फेवर में काम कर रहा है, क्यों कर रहा है देखो, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। अगर मान लो प्लांट में वाटर की भी कमी है, ये टोमेटो को क्लोज कराएगा ताकि ज्यादा वाटर का लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन ना हो, तो हम फेवरेबल लेंगे, इसको फेवर में लेंगे, बात समझ गए ना, सही काम कर रहा है, इनको बचाने का काम कर रहा है, कह रहा है कि अलग अलग तरह की स्ट्रेसेस प्लांट को बचाने का काम करेगा, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलोगे, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, इसमें सीड डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में, डोरमेंसी में, तो भैया डोरमेंसी मतलब जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना। By inducing dormancy, एब्सिसिक एसिड helps seed to withstand desiccation other factor unfavorable for growth। जब इसके अनफेवरेबल कंडीशन में इसको मेंटेन करके रखेगा, बचा के रखेगा, जैसे तुम दोस्त के अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसको कुछ कर नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, घबराओ मत, हम हैं, भले आगे कुछ ना करो। इन मोस्ट सिचुएशन एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू द जिब्रेलिक एसिड, मतलब जिब्रेलिन क्या करता है, एंटागोनिस्टिक, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन बोला है, ऑलवेज नहीं बोला है, ज्यादातर तक उसका अपोजिट काम करता है, बोलो याद रहेगा। आगे अब कह रहा है कि हार्मोन्स जो है इंडिविजुअलिस्टिक काम कर सकते हैं, उसके नीचे हिंदी जिसको नहीं पता लिख के जाकर अकेले काम कर सकता है, अकेला। सिनर्जिस्टिक मतलब दो हार्मोन साथ साथ काम कर सकते हैं, समझ गए ना, साथ साथ मतलब एक जैसा, सिनर्जिस्टिक मतलब एक जैसा, ठीक है ना, सॉरी सही बोल रहे थे यार, समझ गए ना। तो सिनर्जिस्टिक मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक जैसा काम कर सकते हैं, या ऐसे बोलो कि साथ साथ काम कर सकते हैं, समझ गए ना। सिनर्जिस्टिक का ज्यादा सही मतलब साथ साथ। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक जैसा, एक दूसरे के पूरक है, तो एक जैसा काम कर सकते हैं। एंटागोनिस्टिक एक दूसरे के अपोजिट काम कर सकते हैं। फिर से बोले ध्यान से सुनो, तो ये हार्मोन है वो इंडिविजुअलिस्टिक मतलब अकेले काम कर सकते हैं, इंडिविजुअल। सिनर्जिस्टिक मतलब साथ साथ काम कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के जैसा काम कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें कि रूटिंग कराने का काम और लोगों का है, लेटरल ग्रोथ कराने का काम कई हार्मोन का एक ही का नहीं है, ठीक है ना। और इंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जहां पर दो हार्मोन एक साथ मिलकर काम करते हैं। कह रहा है कि we summarize that the for any and every phase of growth, differentiation and development of plant, one or other PGR has some role to play. Such role could be complementary, मतलब ये रोल साथ साथ तो एक दूसरे के जैसा हो सकता है। एंटागोनिस्टिक एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है। These could be individualistic अकेला काम कर सकते हैं, सिनर्जिस्टिक साथ साथ काम कर सकते हैं। बात समझ गए। और फिर आगे लिखा है similarly there are a number of events in the life of a plant where more than one PGR interact to affect the event, जैसे dormancy in seed, यहाँ पर dormancy in seed या बट, एब्सिशन, सेनेसेंस, अरे एब्सिशन तो थाइलिन भी करा देगा और एब्सिसिक एसिड भी कराएगा, दोनों काम, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंसी, ये कई लोग करा सकते हैं, और समझ गए ना। तो एक साथ ही मिलकर करते हैं, जैसे ग्रोथ जो है वो रूट का फॉर्मेशन, रूट हेयर का फॉर्मेशन थाइलिन भी कराता है, ऑक्सीजन भी कराता है, ठीक है। रिमेंबर कह रहे हैं कि भैया अब याद रखो, रोल ऑफ द पीजीआर इज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल, ये तरह का इंटरनल कंट्रोल है, along with genomic control and extrinsic factor they play an important role in plant growth and development। जैसे भैया ये तरह का इंटरनल कंट्रोल है, ये काम करेगा एक्सटर्नल फैक्टर के साथ मिलकर, जीन के साथ मिलकर। अब तुम चाहे प्लांट में ले लो और चाहे एनिमल में ले लो, जैसे हम ऐसे बोले कि किसी के अंदर हार्मोन अच्छा बन रहा है लेकिन वो खाना पीना उसको नहीं मिल रहा है, बिकॉज उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, क्या खाना पीना जरूरी है, खाना पीना मिलेगा फिर हार्मोन्स बनेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, बोलो बात सही है। खाना पीना ना मिले, अंदर हार्मोन ग्रोथ हार्मोन निकल लगा, ग्रोथ कराओ तो ग्रोथ कराएगा क्या, इसका मतलब कि इट इज ओनली अ टाइप ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल कंट्रोल है, बात सही है। काम किसके साथ मिलकर करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, खाना तो एक्सटर्नल फैक्टर है जो हम खा रहे हैं, बोलो बात सही है ना। ऐसे प्लांट में एक्सटर्नल फैक्टर लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, बोलो बात सही है, CO2, ये सब नहीं होगा तो क्या ग्रोथ होगा क्या यार, तो बात समझ आई। और उसके साथ साथ जीन, खाना चाहे जितना अच्छा दे दो, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट चाहे जितना अच्छा दे दो, और उसका हार्मोन भी चाहे जितना बनता हो, नहीं बनता हो हार्मोन बाहर से दे दो, लेकिन उसकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी जो है उसके जीनोटाइप पर डिपेंड करती है, उसके जीनोटाइप पर डिपेंड करती है। कौन सा प्लांट है उसकी लिमिट है फोटोसिंथेसिस की, वो अनलिमिटेड फोटोसिंथेसिस नहीं करने लग जाएगा, तुम उसको हार्मोन दे दिए, तुम उसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट दे दिए, क्योंकि वो उसके जीन पर डिपेंड कर रहा है। जैसे किसी के मम्मी पापा की हाइट छोटी हो, ठीक है ना, तो अब वो अपने बच्चे को कॉम्प्लेन पिलाने लगे बचपन से, सही है ना, अच्छा न्यूट्रिएंट देने लगे, हमको बचपन में न्यूट्रिएंट नहीं मिला था, हम छोटे रह गए, खूब बढ़िया खाना पीना खिलाए, थोड़ी बहुत हाइट बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जीन तो उन्हीं का है ना। तो सब कुछ और किस पर डिपेंड करेगा, जीन पर डिपेंड करेगा। किसी के माँ बाप की हाइट बहुत अच्छी है तो उनके बच्चे के अंदर उन्हीं का है, बच्चे की हाइट अच्छी हो सकती है लेकिन उसको खाना पीना न दिया जाए तो फिर इतनी अच्छी हाइट नहीं होगी, बात समझ गया ना। मतलब एक्सटर्नल जीन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर के साथ मिलकर काम करता है। आगे पढ़ो फिनोटाइप, फिनोटाइप में आता है जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर, इससे क्या आता है फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बोला याद रखिएगा। तो कह रहा है यार ये जो पीजीआर एक तरह के कंट्रोल है, ये हार्मोन जीन के साथ और एक्सटर्नल फैक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कह रहा है मेनी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज टेंपरेचर,
लाइट कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया पीसीआर। टेम्परेचर और लाइट जो है ये बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। सम ऑफ सच इवेंट कुड बी जैसे वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट और जरा की बात करते हैं। We shall discuss briefly the role of light temperature। जरा ये दिया भी है यहाँ पर, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट पढ़ा करते थे, फोटो पीरियोडिज्म क्या पढ़ते थे, हर एक प्लांट के लिए ध्यान सुन लो जरा, इन्हीं को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले इसके आगे फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन हेडिंग थी, सीड डॉर्मेंसी भी थी, ठीक है ना। अभी कट के मैं सारे बताता हूं, तुम्हें ध्यान से सुनना। फोटो पीरियोडिज्म, हर एक प्लांट को फ्लावरिंग के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, जिसे हम बोलते हैं क्या, क्रिटिकल पीरियड। क्या बोलते हैं? अब मिनिमम का मतलब कि कम से कम, अगर जैसे क्रिटिकल का मतलब पहले लोग एलिमेंट पढ़ा करते थे, क्रिटिकल एलिमेंट। जैसे क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, जैसे तुम किसी को हॉस्पिटल में देखने गए, कोई किसी को देखने गया और देख जाता है तो भैया बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, तो तुम्हें क्या लगता है क्रिटिकल कंडीशन का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? वो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते ना कि मरने वाले हैं, बुरा मान जाए लोग, बुरा मान जाए ना। जैसे बोला है तुम्हें कई बार कि इंग्लिश के जो वर्ड, वो वर्ड्स हम पे फील नहीं लाते हैं, जो हम बचपन से नहीं सीखे ना। तो अपने घर पे बात करते रहो तो लगता है जब तक अपना लोकल वाला ना बात करो लगता है फील नहीं आ रहा है, सही है ना। तो वो वाला तो फील करे। जहां तो तुमने सुना है कि मर जाना थोड़ा दुख वाली बात है, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी से ना, जब फलाने मर गए तो तमीज नहीं है, तो बोलो अगर ही नो मोर, आप सही है, फील ही नहीं आता। तुम्हें कोई ऐसे बताए कि उनकी डेथ हो गई, वो हाँ वो मर गए, ऐसा हो गया, तुम्हें ज्यादा फील आता था, ही नो मोर, तो अच्छा अरे यार चले गए, क्योंकि वो फील नहीं आता है ना, पास गए। तो ऐसे ही यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल पीरियड का मतलब एक मिनिमम, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, मिनिमम, कि भैया अगर अब इससे नीचे गई उनकी कंडीशन तो उनकी कमी महसूस हो, बस सही है ना, उनकी कमी महसूस होगी। ऐसे ही क्रिटिकल पीरियड वो लाइट का पीरियड है कुछ प्लांट में, जिससे ऊपर की लाइट होगी, इस क्रिटिकल फोटो पीरियड ऊपर की लाइट होगी तभी फ्लावरिंग होगी, तभी फ्लावरिंग होगी। इससे नीचे की लाइट चली गई, अगर इससे नीचे लाइट हो गई तो नो फ्लावरिंग, तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो बोलो इसको दिन जो है लाइट, जो नेचुरल लाइट दिन में प्रेजेंट है रात में, दिन में, तो इसको ज्यादा दिन चाहिए कि रात चाहिए? दिन चाहिए, तभी तो फ्लावरिंग होगी, तभी लाइट ज्यादा होगा। इसे बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। क्या बोलोगे? ऐसा प्लांट जिसमें क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा की लाइट चाहिए फॉर फ्लावरिंग, उसे क्या बोलोगे? तो इसके अंदर हार्मोन तो है ना, प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो जाए, लाइट से क्या लेना देना, लेकिन लाइट अफेक्ट कर रहा है फ्लावरिंग को, यही तो बोले एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। हार्मोन जो एक तरह की इंटेंसिटी कंट्रोल है, बात समझ गए? इसी का उल्टा कर दो। ऐसा प्लांट जिसमें कम लाइट पर, लो लाइट पर क्रिटिकल फोटो पीरियड से एक फिक्स पीरियड दे देगा, इससे कम लाइट होगी तभी फ्लावरिंग होगी, और इससे ज्यादा लाइट होगी तो फ्लावरिंग नहीं होगी। इसका मतलब इसको लाइट कम चाहिए तो डे लॉन्ग होना चाहिए, शॉर्ट, इसे बोलते शॉर्ट डे प्लांट, या इसी बोलते लॉन्ग नाइट प्लांट। क्या बोलते हैं? तो हमें शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट का एग्जांपल नहीं याद रखना है क्योंकि पूछता नहीं, लेकिन तरीका तो समझ गए ना। अब आपसे पूछो कैसे अफेक्ट करता है तो समझ जाओगे। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन पढ़ा है भाई, तो फोटो पीरियड है, लाइट के बाद फ्लावरिंग नहीं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लेवल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, और समझ गए? ऐसे ही वर्नलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन फ्लावरिंग, समझ गया ना। अगर ये लाइट का इफेक्ट है फ्लावरिंग पर तो क्या बोल रहे हैं? फोटो पीरियोडिज्म। अगर टेंपरेचर का इफेक्ट है तो क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म, सॉरी वर्नलाइजेशन। लो टेंपरेचर, वहां पर उसे कहते थे ना चिल्ड कंडीशन में, जहां पर ठंड हो उसमें फ्लावरिंग। जैसे अब उसका एग्जांपल दिया था भैया, ऐसे प्लांट जो अलग अलग समय, जैसे भी कुछ दिनों के बाद धान की कटाई होगी और गेहूं लगाया जाएगा। गेहूं लगाया जाएगा कब? विंटर समर सीजन में। इसकी हार्वेस्टिंग होगी मिड ऑफ द समर में, मिड ऑफ द, अगर इसको जब धान लगाएगा तब लगाओ ना, इस समय वो पकेगा ही नहीं, उसमें फ्रूटिंग सही से नहीं होगी, फ्लावरिंग सही से नहीं होगी। मतलब फ्लावरिंग पर इफेक्ट है किसका? टेंपरेचर का। इसका अलग अलग जो हम स्प्रिंग सीजन में लगाते हैं, ऑटम सीजन में लगा दो नहीं होगी फ्लावरिंग, जिसको ऑटम सीजन में लगाते हैं वो स्प्रिंग सीजन में लगा दो नहीं होगी फ्लावरिंग। बोलो बात समझ गए? इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन फ्लावरिंग क्या कहलाता है? वर्नलाइज। ऐसे सीड डॉर्मेंसी। अब सीड डॉर्मेंसी की कहानी सुनो, कहानी है डॉर्मेंसी का मतलब आपने पढ़ा है, चलती रहो, हम देखते हैं लास्ट तक हमारी नजर जाती है, ऐसा नहीं तो लोग बीच में कहीं सोए रहो, पिलर के आड़ में आ जाओ, क्लिक मार लेते हैं, 10 मिनट की जबकि पूरी हो गई, हमारी नजर सबसे पीछे सब हर जगह जाती रहती है, ठीक है ना। हम बहुत लोग देखते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, चलो पढ़ा रहे हैं सब कुछ जगाते रहेंगे, जगाती रहती है 1.5 घंटा, सही है ना। सुनो ध्यान से, चले आगे। सीड डॉर्मेंसी, जब किसी, जैसे आप आम खाते हैं, आम खा के आपने उसकी गुठली जो है, गुठली जिसे आप गुठली बोलते हो, जो भी बोलते हो, फेंक दिया आपने, लेकिन जब आपने फेंका तो उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ, अब उसका जर्मिनेशन वो ऐसे ही इनएक्टिव पड़ा हुआ है, क्योंकि जब आपने उस सीड को फेंका अभी वहां का एनवायरमेंट उसके फेवर में नहीं है। अभी विदेशी, तुम देखो अभी सबको बोले कभी बतिया रहा है, सुन भी नहीं रहा चश्मा लगा के, इधर देखो सामने, हाँ विदेश आया लंदन से और फिर भी नहीं पड़ता है, हाँ इधर देखो सही वाला लंदन नहीं, यहाँ अपने इंडिया में लंदन हम वो जानते हैं। चलो आगे देखो चले आगे। तो भैया जब आपने आम का सीड फेंका तो वो कैसा है बोलो? उस समय उसके लिए फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन थी, इन्वायरमेंट उसके फेवर में नहीं था। सर फेवर का मतलब क्या है? जितना उसको पानी चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा है, जर्मिनेशन, क्योंकि भैया आपने सोचा है कि सीडलिंग कैसे होती है। आप सीड को, आप मटर है, चना है, अरहर है, आप उसको अपने दांतों से चबाते हैं तो आपको मेहनत लगती है, ताकत लगती है उसको तोड़ने में, और सोचो जब जर्मिनेशन होता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं वो जो प्लूमिनल रेडिकल कितने सॉफ्ट होते हैं, तो सोचो वो सीड को कैसे रप्चर करते हैं, तो वो नहीं रप्चर करते, वो सीड पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से अंदर से प्रेशर लगता है तो वो सीड कोट फटती है, रप्चर होती है, तब उसका जर्मिनेशन होता है एम्ब्रियो से। बात समझ गए ना। आपने देखा बहुत सारे सीड, जैसे आपने धान देखा है, बोने से पहले उसको भिगोया जाता है ताकि उसकी सीड को जो है वो हार्ड है, ताकि सॉफ्ट हो जाए, उसके बावजूद भी पानी में उसको डाला जाता है, जहां पर लगा जाता है पानी रहता है वहां पर नमी ज्यादा होती है, ताकि उसका जर्मिनेशन अच्छे से हो पाए, सीड कोट रप्चर हो पाए। तो जहां पर आपने सीड फेंका उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, उतना पानी नहीं था, उतना टेंपरेचर नहीं था, समझ के? या तो हो सकता है वहां पर कोई केमिकल इनहिबिटर रहा हो, केमिकल इनहिबिटर रहा हो
जिसकी वजह से वो इनहिबिट कर रहा हो, तब जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। या तो सीड कोट बहुत हार्ड रही हो, सीड कोट जो है उसकी वो टूटी नहीं रही है, इस वजह से जर्मिनेशन ना हो रहा हो। तो सब मिला के वो अभी कौन से पीरियड में है? डोरमेंट पीरियड में है, जिसे हम डोरमेंसी बोलते हैं। आगे पढ़ोगे सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट, सीड की डोरमेंसी पढ़ोगे, 10,000 साल तक डोरमेंसी होती है। बात समझ गए ना? तो वहां पर पढ़ाएंगे, फिलहाल सुनो आगे। तो फिर आप सर डोरमेंसी को ओवरकम कैसे किया जाए, और तो वहीं पर पढ़ाएंगे सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट में डोरमेंसी भी एक अच्छी चीज है। अगर डोरमेंसी ना होती ना तो आप सीड को प्रिजर्व न कर पाते। आप अब जहां पर सीड रखते वहीं पर जर्मिनेट हो जाता, तो आप जो फूड स्टोर करते हैं वो ना कर पाते, एक जगह दूसरी जगह आप ना ट्रांसपोर्ट ना कर पाते। अगर वो भी एक अच्छी चीज है, ताकि जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन में हम डालें, जब हमको चाहे हम जर्मिनेशन हो तभी हो। ठीक, अब आगे चलो। तो कह रहे सर ये तो डोरमेंसी क्यों होती है, आपने वो बता दिया, सीड कोट हार्ड हो, एनवायरमेंट उसके फेवर में ना हो, कोई केमिकल प्रेजेंट हो, बात सही है ना? इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, ठीक है ना, डोरमेंसी से? तो कुछ अलग अलग मेथड है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। जैसे अगर हम आर्टिफिशियल मेथड की बात करें, मान लो सीड कोट हार्ड है, अगर मान लो कहीं ऐसी जगह आपने बुआई कर दी है, कई बार ऐसा होता है, कोई कहता है यार हमारे यहाँ ये सीड हम लगाते होते ही नहीं यार, तुम लगाते हो तुम्हारे यहाँ हो जाता है, उससे कहो जगह चेंज करके लगाए। कई बार ऐसा होता है ना कि जगह चेंज करके लगाओ, तो कहते हैं यार हम यहाँ पर लगा रहे थे, हमारे यहाँ इस जगह पे सहता ही नहीं है। सहता वहता कुछ नहीं होता है, यहाँ से हटाओ, वहाँ पर कोई केमिकल, वहाँ की सॉइल सही नहीं है, वहाँ पर मिनरल सही नहीं है, वहाँ से हटा दूसरी जगह लगाओ तो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। बात समझ गए ना? तो वहाँ पर कोई केमिकल रहा होगा, उस जगह से हटाओ, असमझ मिनरल सही नहीं रहे होंगे, तो फिलहाल तो एक जगह दूसरी जगह हटा के सीड लगा दो, जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी अदर फैक्टर्स के फेवर में होने चाहिए। उसके बाद अगर कह रहा सीड कोट बहुत हार्ड है, तो कह रहा बॉटल में सीड ले लो और ऐसे शेक करो, ठीक है ना? अब ऐसे शेक करो, अगर शेक करोगे सीड, तो सीड जो है इनके बॉल से टकराएगा, तो सीड कोट क्या होगी बोलो? टूटेगी, कमजोर होगी, फिर उसकी बुआई कर दो तो जर्मिनेशन हो जाएगा, क्योंकि सीड कोट बहुत हार्ड थी। या तो सैंड पेपर लेके सीड को रब कर दो, रगड़ दो, उसकी सीड कोट कमजोर हो जाएगी, फिर बुआई करो। बात समझ गए ना? या तो नाइफ से लेकर उसको क्या स्क्रैच कर दो, तो उसको क्या होगा बोलो? सीड कोट कमजोर हो जाएगा। बात समझ गए? इस तरह की सब क्या है बोलो? आर्टिफिशियल है ना। अगर नेचुरल क्या होता है? नेचुरली जैसे किसी बर्ड ने किसी सीड को खाया, उसके अंदर जाने के बाद उसका डाइजेशन हुआ और उसका एम्ब्रियो उसके फीकल मैटर के साथ निकल गया, तो एम्ब्रियो ही का तो जर्मिनेशन होगा, सीड को तो डाइजेस्ट हो गया। तो जहां पर उसने डिफिकेशन किया, बर्ड्स ने उसके डिफिकेशन में एम्ब्रियो था सीड का, वहां पर जर्मिनेशन हो गया प्लांट का। बात समझ गए? ये तो नेचुरल है ना, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया गया, याद रहेगा। या तो जहां पर आपने सीड फेंका वहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, बैक्टीरियल एक्शन होगा, बैक्टीरिया सीड को डीकंपोज करा देंगे, क्या करा देंगे? तब जर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये है डोरमेंसी। ये डोरमेंसी होती क्या है, डोरमेंसी बोलते किसे है, बात समझ गए? और डोरमेंसी से हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हम डोरमेंसी से बच कैसे सकते हैं, डोरमेंसी से निकल कैसे सकते हैं, बात समझ गए? इतनी बातें तो इसमें दिया नहीं, पुरानी वाले सेटिंग दिया है। फिलहाल हम आपको बता चुके हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स प्लांट की ग्रोथ पर होता है। जो हार्मोन्स है वो तरह के इंट्रिंसिक कंट्रोल है। बोलो बात समझ गए? इतनी सी कहानी, इसी के साथ आपकी प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट, ठीक है ना? फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ और रेस्पिरेशन इन प्लांट, सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है। प्लांट फिजियोलॉजी कह रहे हैं कि आपको कितना आता है, आपको वही तैयार, वही आपका सिलेबस है। बात समझ गए ना? तो चलो बताओ, मामा को बुलाओ, उसको सब मामा कहते हैं, बताओ, चलो बोलो तुम। पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस, बताओ ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन होता है? डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन, हाँ बोलो, 7 और पूरा स्टेप बताओ। बोलते जब हम सुन रहे हैं, लिंक रिएक्शन बताओ क्या होता है? लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन भाई सुने नहीं, ऐसा कुछ देख रहे हो, पता नहीं क्या बोल रहा है जुगा कोई। लिंक रिएक्शन नाम नहीं सुना है? क्या होता है बताओ, इसका दूसरा नाम बताओ लिंक रिएक्शन का। क्या उसको करता है सर? ये बनता है फिर उसको करता है, क्या करता है उसको? किस चीज का फॉर्मेशन? मारेंगे, छोड़ दें। क्रेब साइकिल बताओ, स्टेप बताओ क्रेब साइकिल के, तो क्या याद है? लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है बताओ? लाइट रिएक्शन इंक्लूड्स पढ़ा था ना, क्या क्या होता है लाइट रिएक्शन में? क्या क्या होता है लाइट रिएक्शन, पढ़ा है ना? बताओ क्या क्या। हाँ करो एक्सप्लेन। अभी तुमने हेडिंग पढ़ी है, लाइट रिएक्शन इंक्लूड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, उसके आगे बताओ क्या क्या होता है इसमें? चलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?